This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. भारत और दुनिया भर में कई हॉन्टेड प्लेसेस मौजूद हैं जो अपने डरावने और रहस्यमय इतिहास की वजह से भूतिया माने जाते हैं। आम इंसान तो यहाँ जाने से डरते हैं, लेकिन आज के दौर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन जगहों पर जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं। इन वीडियोस को आज दुनिया भर में बहुत ही शौक से देखा जाता है। इनमें कितनी सच्चाई होती है ये तो पता नहीं, पर इनसे इन हॉन्टेड प्लेसेस को और भी पॉपुलैरिटी मिलती है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक घर से जुड़ी अजीब घटना को लोगों की कहानियों ने और भी रहस्यमय बना दिया। पुलिस भी इसमें उलझ कर रह गई, पर इसे आज तक सुलझा नहीं पाई। इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को यूट्यूबर्स की वजह से इतना प्रचार मिला कि आज इस घर की गिनती इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में होती है। आज की हमारी कहानी है हैदराबाद से। निज़ामों के इस शहर का एक पॉश इलाका है कुंदन बाग। ये बेगमपेट में सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज के पास स्थित है, जिसे हैदराबाद में एक खूबसूरत जगह माना जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये एक महंगा इलाका है। यहाँ ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं। सितंबर 2002 इसी कुंदन बाग की एक 2 मंजिला कोठी में एक चोर चोरी के इरादे से पहुँचा। वो छुपता छुपाता एक खिड़की से इस कोठी में दाखिल हुआ। काफ़ी देर तक वो इधर उधर कीमती सामान ढूंढता रहा, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। कई कमरों में तलाशी लेने के बाद वो एक बेडरूम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि 3 लोग बेड पर सो रहे हैं। कमरे में रोशनी काफ़ी कम थी। कमरे की तलाशी लेते हुए उसे ये एहसास हुआ कि उस कमरे में कुछ अजीब सी स्मेल है। वो इतनी देर से कमरे में था, लेकिन बिस्तर पर सो रहे लोगों में भी कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी, जैसा कि अक्सर नींद में लोग करते हैं। उनके कपड़ों से पता चल रहा था कि वो एक औरत और 2 लड़कियां हैं। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो उनके नज़दीक गया और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उनके चेहरों पर डाली, वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि चीख भी नहीं पाया और आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। बेड पर ये तीनों लोग जिंदा नहीं थे। उन्हें देख कर लग रहा था कि उन्हें मरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब उसकी हालत ख़राब थी। कहाँ वो पॉश कॉलोनी के इस घर में कीमती सामान मिलने के सपने देख रहा था, पर अब ये मंजर देखकर जैसे उसकी आंखें फटी जा रही थी। बदहवास हालत में वो उल्टे पांव वापस भागा। बाहर निकलकर उसने खुद को संभाला। अभी अभी जो कुछ उसने घर में देखा था, उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। चोरी करने से पहले उसने कई दिनों तक इस घर की रेकी भी की थी। बड़ी कोठी है, यहाँ कोई चहल पहल नहीं थी। उसे लगा कि अच्छा माल मिल जाएगा, पर इस घर में उसे अंदर कोई भी कीमती सामान नहीं मिला था। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद उसने सोचना शुरू किया, हो सकता है कि उसे कोठी में जाते या बाहर आते किसी ने देखा हो, और कल को ये मामला खुला तो कहीं वो इस सब झमेले में ना फंस जाए। बहुत सोचने के बाद उसने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। इस चोर का नाम मोहम्मद साजिद था। वो भागता हुआ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि मैं कुंदन बाग के एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन चोरी नहीं कर पाया क्योंकि उस घर में 3 लाशें हैं। पुलिस वाले उसकी बातें सुनकर चौंक पड़े। उन्हें लगा कि ये चोर झूठ बोल रहा है। शायद इसी ने पकड़े जाने पर उन लोगों का मर्डर किया होगा। पुलिस ने फौरन उस चोर को हिरासत में ले लिया। अब एक पुलिस टीम उस चोर को लेकर कुंदन बाग के उसी घर में पहुंची। वो चोर उन्हें उसी कमरे में लेके गया जहां बेड पर वो 3 लाशें थीं। पुलिस ने देखा कि वाकई बिस्तर पर 3 लाशें हैं जो काफ़ी सड़ी हालत में थी। कमरे का ध्यान से मुआयना किया गया तो पुलिस ने पाया कि अलमारी में कपड़े इधर उधर बिखरे हैं। चेकबुक और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ज़मीन पर बिखरे हैं। इसके अलावा कुछ खास कमरे में नहीं था। घर में एक सेंट्रो कार थी जो घर के बाहर ही खड़ी थी। पुलिस ने फ़ौरन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चोर को पुलिस अरेस्ट करके थाने ले गई। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि कुंदन बाग के घर से 3 लाशें बरामद हुई हैं और एक चोर भी पकड़ा गया है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी थी। पुलिस का पूरा शक इसी चोर पर था कि इसी ने या तो पकड़े जाने पर या चोरी का विरोध होने पर 3 लोगों की हत्या की है। लेकिन चोर बार बार यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। 2-3 दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अब चौंकने की बारी पुलिस की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इनकी मौत 3 से 4 महीने पहले हो चुकी थी।
और तब से ही ये लाशें वहाँ सड़ रही थीं। पता नहीं 3 महीने पुरानी डिकम्पोज लाशों को देखकर भी पुलिस को ये क्यों लगा कि चोर ने आजकल में ही उनका मर्डर किया है। पुलिस के लिए ये सब बहुत हैरान कर देने वाला था। इस हिसाब से चोर जो कह रहा था वो सच था। चोर के घर में घुसने से 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के पास चोर की कहानी पर यकीन करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। पर ये मौतें कैसे हुई, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस फिर से कुंदन बाग की उस कोठी में पहुंची। नए सिरे से शुरू हुई इस जांच में पुलिस को घर से काला जादू, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई किताबें और इसी से जुड़ा हुआ कुछ सामान मिला। उस बेडरूम में एक फिनाइल की खाली बोतल भी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर पीने से हुई मौत ही था। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसी बोतल से फिनाइल पीने से ही उन तीनों की मौत हुई थी। पर इस तरह खुदकुशी की वजह क्या थी? पुलिस ने अब इस घर से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आसपास के लोगों से बातचीत करनी शुरू की। पुलिस ने नोटिस किया कि जब से पड़ोसियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला है कि ये मौतें 3-4 महीने पहले हुई हैं, सभी सदमे में थे, या ये कहें कि डरे हुए थे और दहशत में थे। कारण पूछने पर जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी कंफ्यूज करके रख दिया। कहानी कुछ इस तरह से थी कि इस घर के आसपास रहने वाले लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इस घर में रहने वालों की मौत 3-4 महीनों पहले हो चुकी है, क्योंकि कई लोगों का ये दावा था कि उन्होंने इस घटना से 1-2 दिन पहले भी इन माँ बेटी को घर में घूमते हुए देखा था। किसी ने कहा कि 1 हफ्ते पहले उसने उन्हें जिंदा देखा है। जिस दिन चोर उस घर में घुसा था उस शाम भी इन्हें देखने का दावा किया गया, और ये कोई एक पड़ोसी नहीं बल्कि कई लोग ऐसा दावा कर रहे थे। अब अगर ये लोग 3 महीने पहले ही मर चुके थे तो क्या उन्होंने इनके भूत को देखा था? अब इसी बात से सभी डरे हुए थे। पुलिस भी इन स्टेटमेंट से हैरान और परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाशों की हालत बता रही थी कि वो महीनों पुरानी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। इन सभी पड़ोसियों और चश्मदीदों के बयान के निचोड़ से जो कहानी निकलकर सामने आई उसने कुंदन बाग के इस घर को सुर्खियों में ला दिया, और ये बहुत ही अजीब और डरावनी कहानी थी। अब आते हैं इस कहानी पर। इस घर में एक माँ और 2 बेटियां रहती थी। माँ का नाम जया प्रदा था और उनकी उम्र 56 साल थी। पड़ोसियों के कहे अनुसार इन तीनों का बिहेवियर बहुत ही अजीब और डरावना था। रोज़ रात को ये तीनों अपने हाथों में कैंडल लेकर निकलती और अपने घर के चक्कर लगाती थी। कभी कभी ये कैंडल्स लेकर घर के बाहर सड़क पर भी घूमती थी। बेटियों के हाथ में अक्सर एक बॉटल होती थी जिसमें लाल रंग का लिक्विड होता था। अब कुछ लोगों का कहना था कि वो खून था। अब क्योंकि इन तीनों की हरकतें किसी जादू टोने के रिचुअल जैसी होती थी, इसलिए लोगों का ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था। कभी कभी ये माँ बेटियाँ कैंडल लेकर घर की खिड़कियों पर खड़ी रहती थी और सड़क से गुजरने वालों को घूरती रहती। तब भी बेटियों के हाथ में वो बॉटल होती। कभी कभी वो औरत कुल्हाड़ी लेकर घर में घूमना शुरू कर देती थी। रात को घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी कभी लगता था जैसे कोई डरावना गाना गा रहा है। इसी वजह से उस कोठी के आसपास रहने वाले या उस सड़क से गुजरने वाले लोग खौफज़दा रहते थे। इन माँ बेटी की हरकतों से अजीब दहशत आती थी। इनका किसी से भी मिलना जुलना नहीं था। उस औरत के बारे में पता चला कि जया प्रदा नाम की ये महिला आंध्र प्रदेश की ही रहने वाली थी। ये एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी, पर बचपन से ही इसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। बड़े होने पर माँ बाप ने एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। बहुत पैसा खर्च किया गया, खूब दहेज भी दिया गया। कुंदन बाग की ये कोठी जया प्रदा के पिता ने ही दहेज में दी थी। लेकिन इस सब में जया प्रदा की दिमागी हालत ठीक ना होने की बात लड़के वालों से छुपाई गई। शादी के बाद दोनों पति पत्नी इसी कोठी में रहने लगे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही पति के सामने सच्चाई आने लगी। उसे पता चला कि कैसे पत्नी की दिमागी हालत की बात उससे छुपाई गई है। अब इसी बात पर घर में झगड़े होने लगे, लेकिन तब तक इन दोनों की 2 बेटियां हो चुकी थी। झगड़े बढ़ने पर कुछ समय बाद ही पति जया प्रदा और दोनों बेटियों को छोड़कर इस घर से चला गया। फिर उसे किसी ने नहीं देखा। जया प्रदा अपनी बेटियों के साथ उसी घर में रहती रही। माँ के साथ रहते रहते बेटियों पर भी उसकी ख़राब दिमागी हालत का असर होने लगा। माँ के कहने पर वो भी अजीब हरकतें करने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जया प्रदा का पति कहीं नहीं गया, बल्कि उसने ही अपने पति को मार दिया है और उसी का खून बेटियां बोतल में लेकर घूमती है। अब तो जितने मुंह उतनी ही कहानियां बनने लगी। इस घर के आगे पीछे 2 सड़कें थी, एक जहां लोग रहते थे और गाड़ियां खड़ी रहती थी,
पर दूसरी बहुत ही डल स्ट्रीट लाइट वाली एक सुनसान सड़क थी जो एक कूड़ेदान तक जाती थी। इलाके के सभी लोग वहीं कूड़ा फेंकने जाते थे। इस घर से कूड़ेदान वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, सिर्फ 1 मिनट का रास्ता था। फिर भी ये माँ बेटी कूड़ा फेंकने के लिए अपनी सेंट्रो कार में निकलती थी। अब ये सब काफ़ी अजीब था। इनके घर से पुलिस को एक लेटर भी मिला था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। पड़ोसियों का ये भी कहना था कि उस घर में कोई जॉब नहीं करता था, कोई कमाने वाला नहीं था, तो उन माँ बेटी का गुजारा कैसे होता था। घर में केबल सिस्टम नहीं था, ना ही अखबार आता था। काफ़ी समय से घर की बिजली भी बंद थी, तो रात को घर में लाइट कैसे जलती थी। ये सब बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी। पड़ोसियों की बातों से पुलिस ने ये तो माना कि इस घर में रहने वाले तीनों लोगों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन उन दावों का क्या जिसमें चश्मदीदों ने उन्हें मरने की डेट्स के बाद भी इस घर में घूमते या खड़े देखा था। ऐसा दावा करने वाले लोगों की गिनती कम नहीं थी। सभी का कहना था कि कैसे अलग अलग समय पर इन 3 महीनों के दौरान भी सबने इन माँ बेटियों को घूमते देखा था या खिड़की पर खड़े देखा था। तो क्या वो इनका भूत या आत्मा थी? पर पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। भूत प्रेत की कहानियों पर पुलिस यकीन नहीं करती है, उन्हें सबूत चाहिए। पुलिस ने प्रॉपर्टी एंगल से भी इस मामले की छानबीन की कि कहीं इस कोठी को हड़पने के लिए इसे हॉन्टेड घोषित करने की कोई साजिश तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस को पता चला कि कुछ साल पहले भी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से इस घर में रहने वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई गई थी कि उनकी अजीब हरकतों की वजह से सड़क से गुजरना मुश्किल होता है और उन्हें डर भी लगता है। हॉस्टल में रहने वाले और सड़क से गुजरने वाले स्टूडेंट्स में भी इस घर को लेकर दहशत थी, पर तब पुलिस ने इस कंप्लेन पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लोगों की कहानियों के बीच के कंट्रास्ट में फंसी हुई थी। अजीब उलझन थी। 3 महीनों तक इस केस की जांच चली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर स्पेशल डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की बार बार राय ली गई। कई लोगों के बयान हुए, अलग अलग ओपिनियन लिए गए, लेकिन आखिर में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यही कहा कि इस घर में रहने वाले लोगों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसी हालत में फिनाइल पीकर उन्होंने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से मौत होना साबित हुआ था। कोई कत्ल या कोई और साजिश नहीं थी। इसी रिपोर्ट के साथ 3 महीने बाद ये केस बंद कर दिया गया। केस बंद होने के बाद भी इससे जुड़ी कहानियां बंद नहीं हुई। मीडिया में खबर फैलने से ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। लोग दूर दूर से इस घर को देखने आते थे। इस घर को भूतिया कहा जाने लगा। लोग इसके सामने फ़ोटो खिंचवाते। रात को भी लोग अक्सर इस घर को देखने आते थे। समय के साथ धीरे धीरे ये सब शांत हो गया, पर अचानक 2016 में, यानी इस घटना के 14 साल बाद, इस घर की कहानी फिर से चर्चा में आने लगी। ये वो दौर था जब फेसबुक और यूट्यूब हर तरफ छाया हुआ था। लोगों में वीडियो बनाने का जुनून चढ़ना शुरू हुआ था। तब यूट्यूब पर हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया की लिस्ट में किसी ने कुंदन बाग की हॉन्टेड कोठी की कहानी अपलोड की, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अब इस इलाके के आसपास ही नहीं, बल्कि दूर से भी कई नौजवान जो अभी तक इस कहानी से अनजान थे, सब इस घर को देखने के लिए आने लगे। स्टूडेंट्स में इसका इतना क्रेज़ था कि वो चोरी छुपे इस कोठी में घुसने की कोशिश करते। कोई यहाँ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था और कोई वीडियो बनाना चाहता था। स्पेशली वीकेंड पर तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे। सालों से सुनसान पड़ी इस कोठी के आसपास अब फिर से हरकतें होने लगी। परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस को यहाँ बैरिकेड्स लगाने पड़े, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि इस घर के सामने से गुजरते ही उनकी बाइक या उसकी हेडलाइट अचानक बंद हो जाती है, जिससे कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। कुछ लड़कों को पुलिस ने अफवाह फैलाने के जुर्म में पकड़ा, जिनका कहना था कि उन्होंने इस घर में रात के समय किसी महिला को चीखते चिल्लाते और भागते हुए देखा है। पुलिस ने 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अलग अलग समय पर यहाँ घुसपैठ करने, अफवाह फैलाने या इस इलाके की शांति भंग करने के जुर्म में पकड़ा और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा। उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। तब पुलिस को मीडिया में बयान देना पड़ा कि कुंदन बाग की ये कोठी हॉन्टेड नहीं है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे दूर रहें और यहाँ विजिट ना करें। पोस्टर्स भी लगवाए गए, पर लोग फिर भी नहीं माने। पर यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। तब इस इलाके में रहने वाले लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर किए ताकि इन लोगों को रोका जा सके, और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चला। आज भी इस कोठी को लेकर यूट्यूबर्स में क्रेज़ है और यहाँ घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं।
पुराने पड़ोसी और वो चश्मदीद आज भी वही दावा करते हैं। वो आज भी अपने बयान पे कायम है कि उन्होंने उन तीनों को मरने वाली डेट्स के बाद भी उस घर में देखा था। पुलिस ने अपनी तरफ से रिपोर्ट देकर केस बंद कर दिया, पर पड़ोसियों के दावों का उनके पास कोई जवाब नहीं था और ये कहानियां यूं ही बनती रहीं। इन्हीं दावों और कहानियों ने कुंदन बाग की इस कोठी को हॉन्टेड करार दे दिया। ना ही कभी इस कोठी का कोई खरीदार मिला और ना ही किसी ने इस कोठी पर दावा पेश किया। पर सच तो ये है कि आज भी लोग इस घर के पास से गुजरने से डरते हैं। आज भी ये कोठी यूं ही वीरान अपने अंदर तमाम राज दफन किए कुंदन बाग में मौजूद है और हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में इसका नाम शामिल है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।